आज का व्याख्यान परिवर्तन जैविकी के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर रहने वाला है। सर्वप्रथम भारतीय सुश्रुत संहिता में मानव भ्रूण के विकास की जानकारी मिलती है। भारतीय मान्यता थी कि मानव का शरीर 5 तत्वों का जो एक निश्चित अनुपात में होता है से बना होता है। मिस्र सभ्यता, जिसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं, जो लगभग 3000 से 5000 ईसा पूर्व में था, उसमें भी भ्रूण में वृद्धि, गर्भपात, गर्भ निरोधक का उल्लेख मिलता है। एलेक्जेंडर जो 600 ईसा पूर्व पहले पश्चिमी दार्शनिक थे, जिन्होंने ये माना था कि लिविंग क्रिएचर्स अरोज फ्रॉम द मॉइस्ट एलिमेंट्स इवेपरेटेड बाय द सन, अर्थात जीवित प्राणी नमी वाले पदार्थ एलिमेंट्स के द्वारा उत्पत्ति होती है। जब इस नमी वाले पदार्थ का वाष्पीकरण सूर्य द्वारा होता है तो इसके पश्चात एमिडोलोकस जो ग्रीक विद्वान थे, उन्होंने माना कि प्राणी परिवर्तन में नर और मादा दोनों के जनकों का आंशिक योगदान होता है। इन्होंने बताया कि मानव भ्रूण परिवर्तन क्रम में सर्वप्रथम हृदय और नाखून अंत में बनता है। हिप्पोक्रेट्स जीव वैज्ञानिक थे जो ग्रीस से थे, ने सर्वप्रथम मुर्गी के अंडे के परिवर्तन का अध्ययन किया। अरस्तु, जिसे एरिस्टोटल कहते हैं, जिसका जन्म काल 384 से 322 ईसा पूर्व रहा है, भ्रूण विज्ञान में सबसे पहला प्रमाणिक लिखित वर्णन डी जनरेशन एनिमेलिया नामक अपने शोध प्रकाशन में किया था। डी हिस्टोरिया एनिमेलिया में अरस्तु ने मुर्गी के अंडे का परिवर्तन प्रकाशित किया था। अरस्तु द्वारा विभिन्न प्रकार के जनन व जनन के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया था। अरस्तु का मानना था कि मादा तो मात्र पदार्थ, सब्सटेंस, मैटर या सॉइल उपलब्ध कराती है जिस पर भ्रूण का विकास होता है, जबकि नर द्वारा आत्मा, सोल या फॉर्म प्रदान किया जाता है। अरस्तु मानते थे कि मैथोन के दौरान नर के ताप द्वारा लिंग का निर्धारण होता है और ग्रीष्म काल में नर उत्पत्ति की संभावना अधिक हो जाती है। अरस्तु के उपरोक्त भ्रूणकी के योगदान के कारण इन्हें भ्रूणकी का पिता, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु ने ही ग्रीक शब्द एम्ब्रियोन का प्रयोग किया था। अरस्तु के मत के क्रिश्चियन चर्च व गैलन समर्थक थे। ध्यान रहे, गैलन द्वारा शरीर रचना एनाटॉमी पर किए गए शोध 1000 वर्षों तक मान्य थे, लेकिन 15वीं शताब्दी के पश्चात वेसेली की शरीर रचना को मान्यता मिल गई थी, अर्थात गैलन की शारीरिक रचनाओं को बहुत बड़ा धक्का लगा था। 19वीं शताब्दी के तक मेंडल के नियमों का पुनः खोज तक वातावरणीय कारणों को लिंग निर्धारण माना जाता रहा था। अगस्त वीजमैन 1875 में ने परिवर्तन पर वातावरण का प्रभाव को कारण माना व तितलियों द्वारा विभिन्न ऋतुओं में भिन्न प्रकार का उत्पन्न होना इसका एक उदाहरण माना। वॉलपट ने भ्रूण के परिवर्तन में डीएनए में स्थित को माना। विलियम हार्वे द्वारा 1651 में प्रकाशित एक्जिटेशन डी जनरेटिन एनिमेलिया में मुर्गी के चूजे के विकास का विस्तृत विवरण व एक्स ओवा ओमेनिया सभी प्राणियों का जन्म अंडे से होता है प्रतिपादित किया था। स्टेनो 1667 में सर्वप्रथम ओवरी शब्द का प्रयोग किया था। आर डी ग्रेफ 1672 में मानव मादा के अंडाशय फॉलिकल की खोज की थी। वे नर शुक्राणु के भ्रूण पर पड़ने वाले रहस्यमय प्रभाव का भी जिक्र किया था। आपको ध्यान रहे, अंडाशय में पाए जाने वाले फॉलिकल्स ग्रेफियन फॉलिकल्स ही कहलाते हैं। ये नाम उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पर किया गया है। विल्सन
E.B. विल्सन की पुस्तक सेल एंड डेवलपमेंट एंड इनहेरिटेंस में केंद्रक को महत्वपूर्ण कारक प्राणी परिवर्तन में माना गया है। विद्यार्थियों, आपने आज ये इतिहास का जो पढ़ा है, निश्चित ही विज्ञान विषय के विद्यार्थी के लिए ये रुचिकर कम होता है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित नियम, उनके द्वारा किए गए शोध कार्यों के नाम और उनके द्वारा दिए गए शब्दों का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए इसके महत्व को समझते हुए आप इस व्याख्यान पर विशेष ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।